बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब के नाम एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने जो जुडिशल कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ निकात और सवालात उठाए हैं। वो जुडिशल कमीशन जो जजों के तकर्रर के हवाले से अपना काम करता है और फिर उन्होंने उसमें यह भी कहा कि अदलिया पर अवाम का एतमाद लाजमी है, यानी ऐसे इकदाम होने चाहिए कि अदलिया पर अवाम का एतमाद जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही है ना कि ये जो जजों का तकर्रर होता है इसमें कोई बैरूनी अनासर भी अपना किरदार अदा करते हैं। इस तासर की नफी होनी चाहिए। और फिर वो जो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन के, यानी कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वो जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी भी होते हैं, जवाद पाल साहब, उनके हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ निकात उठाए और भुट्टो जो फांसी वाला फैसला था उस हवाले से भी कुछ बातें की हैं। इस खत के पीछे क्या राज पिन्हा है ये हम बताएंगे। और अदलिया की जो जाहिर है उन्होंने एतमाद वाली बात की है, तो फिर जो असकुत नोटिस लिया हुआ है इन्होंने कि जनाब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पता नहीं क्या कर देंगे, उसमें मुदाखलत हो रही है इंतजामी, उसको खत्म करने के लिए जो बातें शातें हो रही थी, कल भी उसकी समाअत थी। वो असकुत नोटिस किन खबरों की बुनियाद पर लिया गया है? वो खबरें शायद आपके लिए हैरत का बायस बने। वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिनकी बुनियाद पे मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने नोट लिख के भेजा था कि जनाब बड़ी गड़बड़ हो गई है और बड़े तबादले शबादले हो रहे हैं और रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इस पे असकुत नोटिस लेना चाहिए। फिर 5 रुकनी बेंच बना हुआ है, वो समाअत कर रहा है, इरफान कादर उसमें पेश हुए। इरफान कादर को बात करने की इजाजत, हालांकि वो वजीर आजम के वकील हैं तो उनको बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव का मौकफ नहीं लिया जाएगा इस सारे मामले में, तो ज़ाहिर है वो कह रहे हैं इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, तो उनका मौकफ अगर नहीं आएगा तो फिर इंसाफ की 100% इंसाफ या गैर जानबदारी की जो तवक्को है अवाम को, वो कैसे पूरी करेगी अदालत? बहरहाल उन्होंने कहा है अरफान कादर को जनाब आप लिख कर दे दें जो भी है, वो बात तो करेंगे हम आगे जाके। लेकिन इससे पहले एक बात कि जनाब नैब के नए चेयरमैन के लिए जो मुशावरत है वो हो रही है और जस्टिस मकबूल बाकर साहब का जो भी हाल ही में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, बड़े अपराइट आदमी है और मेरा नहीं ख्याल कि उन पर किसी को एतराज होना चाहिए उनकी जात पे। और अगर मेरा ख्याल है ये अपोजिशन वाले भी होते उस वक्त ये और हुकूमत की तरफ से आता, यानी कि जो अब हुकूमत है ये उस वक्त अपोजिशन में होती और इमरान खान की तरफ से मकबूल बाकर का नाम आ जाता, तो शायद ये मुखालफत ना करते। इस हद तक उनकी शोहरत हमेशा से हाई कोर्ट के जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक उनकी शख्सियत पे कोई दाग नहीं है। अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें चेयरमैन नैब जो है इस पे मुशावरत हो रही है। पहले 2-3 नाम और आए थे, फवाद हसन फवाद साहब का नाम आया था, वो भी अपराइट आदमी है। उन्हें सिर्फ इसलिए पकड़ा गया, नैब ने पकड़े रखा कि जनाब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, और अगर कि उन पे इल्जाम साबित नहीं हो सके, लेकिन क्योंकि अभी नैब नैब ज्यादा कह लें आप वो हैं, तो इसलिए वो उनका भी आप मेरा ख्याल था वो नहीं हो सकते। और फिर कमर जमान साहब, वो कमर जमान साहब भी इन्होंने जो खुद तरमीम की उसमें कहा है जो एक दफा चेयरमैन रह चुका हो वो दोबारा नहीं हो सकता। तो कमर जमान साहब पुराने चेयरमैन नैब थे ना, तो वो भी बीच में मामला, यार जब वो सुप्रीम कोर्ट में पनामा वाला केस चल रहा था और वो हदैबिया पेपर मिल वाला जो केस है वो रीओपन करवाना चाह रहे थे, तो कमर जमान साहब अड़ गए थे, काफी देर उन्होंने लटकाए लटके रखा था। और फिर बशीर मेमन साहब एफआईए के साबिक डीजी, जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था इमरान खान के कहने पे शरीफ फैमिली के खिलाफ। और फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई वो कहते थे खाजा आसिफ के खिलाफ करवाएं, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। जनाब आर्टिकल 6 की कार्रवाई कैसे बन सकती है? बहरहाल ये नाम मेरा ख्याल था पहले ही कि मुश्किल है इनमें से, क्योंकि एफआईए ने बशीर मेमन साहब को नोट्स नोट्स दिए हुए हैं। बहरहाल वो एक लंबी दास्तान, अलग दास्तान है। तो अब मकबूल बाकर साहब के खिलाफ कंपेन शुरू की हुई है जनाब इन्होंने, पीटीआई वालों ने। और इनके जो वकील हैं जो बड़े मशवरे मशवरे देते हैं, अजहर सदीक साहब, उन्होंने को ट्वीट ट्वीट किया हुआ था, मुझे किसी ने भेजा। उन्होंने कहा जनाब मकबूल बाकर साहब क्योंकि अभी 2 साल रिटायरमेंट को नहीं हुए उनको, इसलिए वो चेयरमैन नैब नहीं लग सकते। और आइन के आर्टिकल 207 का उन्होंने हवाला दिया है कि जनाब जब तक रिटायरमेंट को 2 साल ना हो जाए कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं कर सकते। भाई ये
और चीज है, वो और चीज है, वो है कोई और जॉब। ये कुछ ऐसी मुलाजमतें हैं या ओहदे हैं जिनके लिए जरूरी है कि वो रिटायर्ड जज हो, वो आज रिटायर हो या 2 साल पहले रिटायर हुआ हो, उसने वो लग सकता है। जैसे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है, वहां आज रिटायर हो जज, दूसरे दिन लग सकता है, वो कोई इशू नहीं। इसी में भी ये जो नैब ऑर्डिनेंस है, इसका जो सेक्शन 6 है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सेक्शन 6 ये कहता है कि किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज वो अहल है लगने के लिए चेयरमैन नैब। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये कल रिटायर हो आज वो चेयरमैन नैब लग सकता है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए, ये प्रोपेगेंडा मुहिम चलानी होती है इन्होंने, तो वो शायद वो चलाना चाह रहे हैं। और फिर उसमें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का कोई फौजी अफसर हो रिटायर्ड, वो लग सकता है। 22वें ग्रेड का कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो लग सकता है। ये ब्यूरोक्रेट के लिए भी कोई शर्त नहीं है कि अब 2 साल हुए हैं उसको, और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए भी कोई शर्त नहीं है कि रिटायर हुए 2 साल हुए हैं। ये जो उन्होंने बीच में जिनका जिक्र कर दिया है कि ये एलिजिबल होंगे, अहल होंगे, तो वो उनके लिए रिटायरमेंट के 2 साल वाली जो है ना शर्त, वो नहीं लगती। बहरहाल वो इनका एक अपना प्रोपेगेंडा है और उन्होंने करना ही होता है क्या। लेकिन एक बात मैं और आज करना चाहूंगा, इमरान खान का रगड़ा निकाला हुआ है हर बंदे ने, उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। और हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इब्सार आलम साहब, उनका मैं देख रहा था ट्वीट, और उन्होंने ये कहा कि एटमी धमाकों के बाद जब पाबंदियां लगी पाकिस्तान पर, तो इमरान वाशिंगटन में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ आईएमएफ और अमेरिकी इमदाद बंद करवाने के लिए लॉबिंग करते रहे। और मुलाकात का शरफ वो कहते हैं वजारत खारजा के सेक्शन अफसर से मिला इनको, और ये लेवल है इनका इमरान खान का। हथौड़ा छड़ी और मीडिया क्लब ने उम्मत का रहनुमा बनाकर अवाम को बेचा इनका नाम शाम, ये वो कह रहे हैं। ये जो बात है ना, ये बाकी मुझे नहीं पता, ये जो बात कह रहे हैं ना कि इमदाद बंद करवाने के लिए लॉबिंग की, ऐसा नहीं था। 98 में मैं इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ पंजाब है, इसके मीडिया सेल का इंचार्ज था। वो कोई रुकन शुकन नहीं होता, वो तनख्वाहदार एक तनख्वाह वाला ओहदा है। जब भारत ने एटमी धमाके किए हैं, तो फिर पाकिस्तान हुकूमत पर भी बड़ा दबाव था कि जनाब आप भी धमाके करें, मशवरे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और वहां उस वक्त इमरान खान ने पहली रैली निकाली थी कि एटमी जो है धमाके मुकाबले में किए जाए। ये मैं इसका ऐनी शाहद हूँ। और फिर जिस दिन एटमी धमाके हुए, नवाज शरीफ की एक तकरीर थी, और 28 मई को जब धमाके हुए, तो वो स्कॉच कार्नर पे इनका दफ्तर होता था, इमरान खान साहब भी वहां मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। इनके उस वक्त पंजाब के सदर होते थे फारूक अमजद मीर साहब, वो भी वहां मौजूद थे, और भी काफी सारे कारकुन थे। इतने ज्यादा कारकुन होते नहीं थे इनके पास, बस वन मैन शो टाइप ही होता था इमरान खान का। तो वहां उससे पहले इन्होंने कुछ निकात दिए थे कि आप एटमी धमाका करें, और फिर हुकूमत से कहा था जनाब इनकी इतफाक काउंट्री वाले जो कर्जे कुर्जे हैं वो उतारे हैं, कुछ और ऐसे मुतालबात थे नवाज शरीफ से। और फिर इन्होंने ये वादा किया था कि अगर आप ये कर देते हैं और एटमी धमाके कर देते हैं, तो मैं, जैसे शौकत खान के लिए चंदा चंदा मांगते थे, चंदा मांगने की तो इनको शुरू से आदत है ना, शौकत खान के लिए मांगते थे। अब जो इनके 2 वर्कर जहां बाक हुए हैं, उनको भी 1-1 करोड़ रुपए वो कहते हैं हम देंगे पार्टी फंड से, हम इकट्ठा करेंगे। वो फिर पार्टी वालों से कहेंगे जनाब दें पैसे, 5-5, 10-10 हजार या लाख-लाख जितने भी पैसे, बहरहाल वो कहते हैं 1-1 करोड़ रुपए देना। उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कितने अरब डॉलर इन्होंने कहा था, मैं बाहर से इमदाद इकट्ठी कर दूंगा अगर आप एटमी धमाके कर देते हैं। और मेरे ये मुतालबात, वो कोई ऐसे मुतालबात नहीं थे, वो शरीफ फैमिली से कहा गया था जनाब बैंकों के जो आपने कर्जे लिए हुए हैं, नादेंदा बने हुए हैं, वो कर्जे वापस करें। कुछ और ऐसे ही छोटे मोटे मुतालबात थे, कोई निकात थे 8-10, शायद 11 निकात थे। तो वो उस वक्त ये तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे बेचारे। अब कह रहे हैं कि जनाब वो इमदाद बंद करवाने के लिए गए थे, ऐसा नहीं था। वो मेरे हाथों से जो इनके बयानात हैं, प्रेस रिलीज हैं, वो मेरे हाथों से निकली हुई थी। और फिर जब धमाके हुए हैं ना 28 मई को, तो इमरान खान साहब के जो
खुशी थी वो दीद नहीं थी। बंदा जितना भी मुनाफिक हो या जो भी हो, कहीं ना कहीं से ये ज़ाहिर हो जाता है कि वो अंदर में असल में सोच क्या रहा है। इमरान खान बहुत खुश थे और ऐसे लग रहा था जैसे ये कारनामा उन्हीं का है। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल मैं इस प्रोपेगेंडा से इत्तेफाक नहीं करूंगा, बल्कि तरदीद करूंगा कि इमरान खान ने उस वक्त कोशिश की थी कि IMF और अमेरिका पाकिस्तान की इमदाद बंद करें या लॉबिंग की थी। ऐसा नहीं था, बल्कि इसके उल्ट था। बहरहाल अच्छा, अब आते हैं जनाब हम जो खत खत से पहले जिक्र कर लेते हैं वो जो कल सोमोटो हुआ, अरफान कादर पेश हुए, वो आपको बहुत सारी खबरें, वो कल की खबर है, वो आपके इल्म में होंगी। और फिर उन्होंने ये भी, बेंच ने कहा कि जनाब आज वो जो ECL में नाम शाम निकाले हैं, तो आजम वजीर तारड़ तो उनका वकील था, यानी शहबाज शरीफ का, तो वो कमेटी के हेड थे ना, वजीर कानून जो हैं, तो वो उन्होंने अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचाया। और आजम वजीर तारड़ ने इस पर बड़ा वो गर्म बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मुझे सुने बगैर ही मेरे बारे में ऑब्जर्वेशन दे दी, इस तरह की बातें। और फिर वो जो कह रहे हैं जनाब पता नहीं 300 बंदों का हो गया है तबादला और क्या क्या हो गया है, रिकॉर्ड गायब हो गया है, वो सारी बातें बूतें झूठी साबित हुई। सब स्पेकुलेशंस, खदशात, तहफुजात की बुनियाद पे, पहले ही मैंने कहा था पूरा सो मोटो जो है वो तहफुजात और खदशात की बुनियाद पर है। हमारी सुनते बात नहीं कि खदशात की बुनियाद पर आर्डर नहीं जारी हो सकते, और अपना सो मोटो लेके 5 रुकनी बेंच जो है वो उसको सुन रहा है। वो कहते हैं कि 170 के करीब तबादले शबादले हुए हैं, इस तरह की रिपोर्ट कल आई थी। अदालत ने कहा जनाब कि फिलहाल हम वो जो है PCL का जो नाम शाम निकाले हैं उसको कलदम नहीं कर रहे। और फिर वो डेट शीट वो गैर महीना मुद्दत के लिए कल तो हो गया था, आज भी शायद कोई डेट शीट नहीं आई उसकी। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो खबरें जिनकी बुनियाद पे ये सो मोटो लिया गया है, उसमें दिसंबर 2021 की एक खबर है। दिसंबर 2021 की हुकूमत जब इनकी थी 2021 में, उस वक्त की खबर है। और खबर यह है कि जनाब जरदारी के खिलाफ जो नैब के मुकदमात थे उनका रिकॉर्ड गायब हो गया है। वो खबर बाद में शायद नहीं दुरुस्त साबित हुई थी, वो रिकॉर्ड सारा मौजूद था। ये एक खबर है, उसमें पुरानी खबर, वो उस वक्त क्यों नहीं सुमोटो लिया था, तो अब सुमोटो पुरानी खबर पे कैसे बन गया। और दूसरी ये है कि जो इन्होंने कहा हुआ है, जो बयान जो है कि अगस्त 2023 तक हम ये हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कल भी जो वजीर इत्तलात है उन्होंने कहा ये एक खबर है कोई, इसकी जो कटिंग है ये खबर भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब ये कहते हैं हम 2023 तक जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और फिर नैब कवानीन में तरमीम की बातें पहले भी होती रही हैं, ये पहले भी करते रहे हैं। जब नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत तरमीम कर रही थी इमरान खान की, उस वक्त भी इनके बयान थे। उसमें शाद खान अब्बासी साहब का जो बयान है कि नैब को खत्म कर देना चाहिए या तरमीम की बातें मुख्तलिफ हैं, वो खबर भी उसका हिस्सा है। चलो यहाँ तक भी चलो ओके ठीक है। फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ECL से नाम निकालने के मतलब खबर है जंग की और द न्यूज की। ओके चलो ये भी ठीक हो गया खबर। अच्छा, फिर FIA ने जो तरदीद की है कि ये तो उनके जो असरअंदाज होने की या मुकदमात वापस लेने के मतलब जो खबरें थी उसकी तरदीद की FIA ने, वो तरदीद भी इस नोट का या रिकॉर्ड का, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब तयशुदा अमर है, ये एक असूल तय कर चुकी है कि वो एक खबर छपती है वो दुरुस्त मानी जाएगी जब तक उसकी तरदीद ना हो जाए। अब तरदीद होगी हुई है। फिर डॉक्टर रिजवान जो हैं उनके इंतकाल की जो खबर है वो भी उसका, वो डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर थे FIA के, जो ये इनका जो शहबाज शरीफ और हमजा का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस चल रहा है FIA वाला, उसके तफ्तीश वगैरह की थी उन्होंने। और फिर वो जो कह रहे हैं सिकंदर जुल्करनैन, जिन्होंने 11 अप्रैल को एक दरखास्त दी सेंट्रल जज स्पेशल को, यही वाला FIA वाला जो केस है हमजा के, जनाब मुझे कह दिया गया है कि आप पेश ना हो वगैरह वगैरह। अच्छा, ये मैं पहले भी कहता हूँ ये साजिश सिकंदर जुल्करनैन इधर चेक करना चाहिए। FIA तो कह रहे हमने कहा ही नहीं, हमने कब कहा है, DG कह रहा है। तो ये सिकंदर जुल्करनैन ने साजिश ना की हो कि जनाब इनका जो केस है ये खराब हो, और ज़ाहिर है वो इसी
खबर की बुनियाद पे ये खबर भी उस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब जो सिकंदर जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हो सकता है कि हम इस केस को परसू ना करें, इनका जो हमजा और शहबाज वाला केस है। तो ये भी उन्होंने जनाब प्रोसिक्यूटर बदल दिए। प्रोसिक्यूटर क्यों बदला? ये सिकंदर जुल्करनैन की साजिश हो सकती है और उनके साथ जो पीटीए वालों के राब्ते हैं और फवाद चौधरी के साथ उनके ये राने हैं, वो सारी चीजें, चलो यहाँ तक भी ओके होगी बात। इधर एक चैनल है बागी टीवी, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो भी इसका हिस्सा है और वो कह रहे हैं कि जनाब नैब हेड ऑफिस में वो रिपोर्ट ये कह रही है कि शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के मुकदमात का जो रिकॉर्ड था वो चोरी करने की कोशिश की गई और कुछ अदालती हुक्मनामे भी उसके हिस्सा हैं। बहरहाल ये बागी टीवी की एक रिपोर्ट है कि जनाब रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई, चोरी भी नहीं हुआ और वो उन्होंने लिख के दे दिया आपका जनाब, आप बयान अल्फी दें कि जनाब रिकॉर्ड चोरी नहीं हुआ। बहरहाल वो एक अब आगे मामला चलेगा, कैसे चलता है, चलता भी है या नहीं चलता। अब आते हैं जनाब, हम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा है। उन्होंने कहा है जनाब, एक तो उन्होंने यार ये बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, उन्होंने कहा कि अदलिया पर अवाम का एतमाद होना चाहिए, ये तासर नहीं होना चाहिए कि जनाब जज कैसे तैनात होते हैं, किन की मर्जी होती है, बाहर से लोग इशारे देते हैं या बाहर से हदायत आती है, कोई और अदारा मुदाखलत करता है। पिछले दिनों तो हुआ भी बहुत ना। अब वो कहते हैं कि सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत, ये तीन चीजें होती हैं। सीनियरिटी ये हमेशा गड़बड़ करते रहे हैं और उन्होंने जो अहमद अली शेख साहब वाला मामला था पिछली दफा, मोहम्मद अली मदर वाला, जो अहमद अली शेख साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, उनको नहीं लेके जा रहे थे, दो उनके जूनियर बारी बारी ले गए, एक मुनीब अख्तर साहब और एक मोहम्मद अली मदर साहब। अच्छा, अब ये वो कह रहे हैं कि जो अदलिया पर एतमाद वाली बात है, वो कहते हैं कि नसीम हसन शाह के इस गलत फैसले से मुतल्लक, जो भुट्टो वाले केस की बात कर रहे हैं वो, कि नसीम हसन शाह के इस इतराफ पर के गलत फैसला हुआ था, अब भुट्टो वापस नहीं आ सकता, ये बात उन्होंने की। और फिर अदलिया पर जो एतमाद मजरूह हुआ अवाम का, वो एक अलग दास्तान है और उसी तरह के बहुत सारे मुकदमात है, एक मुकदमा नहीं है, बहुत सारे मुकदमात है। बहरहाल उन्होंने एक मुकदमे का ये जो हवाला दिया है, ये बड़ा दिल को लगने वाली बात उन्होंने की है। और फिर उन्होंने जो जवाद पाल साहब है रजिस्ट्रार, उन पर उन्होंने एतराज किया। पहले भी उन्होंने खत लिखा था कि रजिस्ट्रार इंतजामिया में से नहीं होना चाहिए, ये कोई एडिशनल सेक्रेटरी थे इमरान खान के सेक्रेटरिएट में, वजीर आजम सेक्रेटरिएट में, और वहां से इन्हें जुलाई 2021 में वो रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया था। इनसे पहले अरबाब आरफ साहब थे, वो भी ब्यूरोक्रेट थे, ताहर शहबाज साहब थे, वो भी ब्यूरोक्रेट थे, और ये रिवाज डाला था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। वो सबसे पहले पहले अदलिया में से होते थे, सेशन जज हो गए, अदलिया में ही से जो रजिस्ट्रार थे वो काम करते थे, मुकर्रर होते थे, और वो पहली दफा डॉक्टर फकीर सैन को लेके आए थे बाहर से, और फिर ताहर शहबाज आए, फिर अरबाब आरफ आए। अब ये जो बात है ना कि वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के तहत अदलिया और इंतजामिया अलग अलग हो गई। 96 के जो फैसले थे अलजहा ट्रस्ट केस वाले, उनके नतीजे में फिर अलग अलग कर दिए थे, इनको आइन पर अमल दरामद करवाया गया था। ये जो इंतजामी अफसर रजिस्ट्रार बनते हैं ना, ये हुकूमत को मुखबिरी भी करते हैं। जब पनामा केस चल रहा था ना और व्हाट्सएप पे जीआईटी बन रही थी, मैसेजेस जा रहे थे व्हाट्सएप पे, अरबाब आरफ साहब उस वक्त रजिस्ट्रार थे। तो मैं ये समझ लें कि हार्सज मौत से सुनी बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उन्होंने पूछा कि ये व्हाट्सएप वाला अरबाब आरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साकब निसार ने ये कहा है कि जो भी पनामा बेंच से मुतल्लक मामलात हैं वो आपने हदायत लेनी है आसफ सईद खोसा से, और आसफ सईद खोसा साहब के कहने पे ये व्हाट्सएप पे नाम शाम जो हम भेज रहे हैं, ये उन्होंने एक तरह से मुखबरी कह दें या इतला कह दें या बात छिपाई नहीं कह दें। अब जो जवाद पाल साहब हैं, इन ये भी इंतजामिया के बंदे हैं, और काजी साहब ने ये अपने खत में मेंशन किया है कि ये समझता है कि ना मैं किसी को जवाब दे नहीं, रजिस्ट्रार समझता है, और इसका जो रवैया है वो मुतकबराना और बददियानती पर मुश्तमिल है। वो कहता है कि इमरान
इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो दरखास्तें आ जाती थी उनको दबा के बैठ जाता था ये। और उनकी तरफ से जब दरखास्तें आती थी किसी और पार्टी के खिलाफ, पार्टी यानी फ्रीक के खिलाफ, तो फिर ये फटाफट मिनट लगाता था और फाइल जो है वो सबमिट कर देता था। अब बात उनकी ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा है कि मक्कारी की साकब निसार, बिल्कुल ठीक बात है ये, 100% बात ठीक है। साकब निसार जुडिशल कमीशन में ये कहते रहे, जो ज़ाहिर है वकला नुमाइंदे भी होते हैं, दीगर लोग भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होता है, वजीर कानून भी होता है, वो हम भी खबरें लेते रहते। इन्होंने कहा साकब निसार ने, जब ये उनको मुनीब अख्तर साहब को लेके आए हैं, तो इन्होंने कहा जो सीनियर जज जो है वो राजी नहीं आने के लिए, इसलिए हम मुनीब अख्तर को ला रहे हैं। हालांकि ये गलत था। वो जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, उन्होंने तो पिटीशन दायर कर दी थी कि जनाब हम सीनियर हैं, हमें क्यों नजरअंदाज किया गया जब मुनीब अख्तर साहब को लेके आए हैं। और फिर मोहम्मद अली मदर साहब को जब लेके आए, उस वक्त अहमद अली शेख साहब ने तो खुल्लम खुल्ला कहा, खत तक लिखे उन्होंने कि जनाब ये जूनियर है, जूनियर को आप कैसे लेके जा सकते हैं। ये बात होगी। और फिर एक और जब आयशा मलक वाली बात है, उनके ऊपर वाले जो सीनियर थे तमाम ने अपना रिकॉर्ड और कवायद दिए थे। सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने कहा था, अदम दिलचस्पी जाहिर की थी। बाकी उनसे नीचे जितने थे, शहजाद साहब थे, शजात अली खान साहब थे, उन सब ने लिख के भेजा था कि अपने कवायद दिए थे, जनाब हमारी कारकर्दगी मांगी थी। और आयशा मलक साहबा को ये ले गए थे क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी। ये बहरहाल इस दफा जुडिशल कमीशन में इनकी मर्जी चलनी नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, ये दो ही रह जाने हैं वहां पे। जो मनपसंद अगर बंदे को ले जाना चाहते हैं मेरिट तोड़ के, सीनियरिटी लिस्ट तोड़ के, तो फिर दो वोट ही कमीशन में रह जाने इनके, 9 रुकनी कमीशन में, एक बंदियाल साहब और एक एजाजुल हसन साहब मेरा ख्याल है। बाकी फिर वो जो सरदार मसूद साहब हैं जस्टिस, और ये आपके काजी साहब हैं, मदर आलम साहब हैं। तो मदर आलम, 3 सीटें खाली हैं, 2 सीटें एक जुलाई में और शायद एक अगस्त में और खाली है। 5 सीटों का मामला है, 5 जज सुप्रीम कोर्ट में अब जाने हैं। तो जाहिर है फिर बर वक्त उन्होंने ये किया है। और ये जवाद पाल साहब, वो जो रवैया है उनका, जिनकी निशानदेही की है, इसका मेरा ख्याल नोटिस लेना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल मुतअद्दिद मरतबा ये एतराज उठा चुके हैं, जनाब ये रूल्स में तरमीम करें। साकब निसार ने एक कमेटी भी बनाई थी जब वो चीफ जस्टिस थे, तो कमेटी बनाने के बाद वो पता नहीं कमेटी कहाँ गई। वो कहते हैं बार वाले कि जो कमीशन के मेंबरान हैं, हर एक का बराबर का इख्तियार होना चाहिए, हर एक को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो बंदा नामजद कर सके। यानी चीफ जस्टिस ने अगर बंदा नामजद किया है तो उसके मुतबादल के तौर पे जो बाकी मेंबर हैं उनको भी नाम पेश करने की इजाजत दी जाए। फिर इत्तेफाक राय से या अक्सरियत राय से जो फैसला हो वो कर लिया जाए। और फिर उन्होंने अपने जो खत है ना, वो जस्टिस गुलजार साहब को भी भेजा है, साकब निसार साहब को भेजा है कि तरदीद करनी है तो कर लो भाई, तुसी हरकत कितनी है। गुलजार साहब भी जूनियर लग गए, साकब निसार साहब ने भी रिवाज पाया। बहरहाल जब ये शुरू हुआ था उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, तो मुझे पूरी तरह याद है कि इत्तेफाक राय से फैसले होते थे वहां, ये अक्सरियत से नहीं होते थे, इत्तेफाक राय से कि तमाम मेंबरान का उस पर हो जाए इत्तेफाक। जब दूसरी मरतबा खलील रहमान रमदे साहब को वो लगाना चाह रहे थे ढाक जज, एक मरतबा तो हो गए, दूसरी मरतबा जब लगाना चाह रहे थे तो 1-2 बंदों ने एतराज कर दिया उसमें, और वो एतराज उन्होंने माना। वो अक्सरियत जो थी वो चीफ जस्टिस के साथ थी। रमदे साहब को ले जाना, अगर अक्सरियत राय से फैसला करना होता तो रमदे साहब दोबारा ढाक जज लग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इत्तेफाक राय से ये फैसला करेंगे। और अभी क्योंकि 2-3 लोग जो हैं वो खिलाफ है 9 में से, इसलिए इसको मैं पेंडिंग कर देता हूँ। उस वक्त ये सूरत थी। अब एक एक वोट पे लड़ाई हो रही है। आशा मलिक की दफा क्या हुआ था, वोटिंग शेटिंग की पहली दफा तो टाई हो गया था ना 4-4 से, दूसरी मरतबा फिर 5-4 से वो हो गई बहरहाल। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा इन कैमरा का क्या तुक है, जिन जजों के नाम है जिनको आप सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, जो हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करना चाहते हैं, तो उनको ओपन करें, सबको पता हो कि जनाब ये कौन से नाम है जेर बहस और क्या अंदर हुआ है। वो कहते हैं इन कैमरा खुफिया रखने की क्या जरूरत है, फिर ही अवाम का एतमाद जो है वो बहाल होगा अदलिया के बारे में। बहरहाल ये सुओ मोटो वगैरह ले लू के, और फिर जो धरने में, इमरान खान के धरने में जो कुछ हुआ, जो फैसले हुए, जो उसे एक तरह से रेस्क्यू
ऐसी जजमेंट है जिससे वो रेस्क्यू हुआ, पहुंचा इस्लामाबाद तक। बहरहाल वहां उनके साथ क्या हुआ ये अगली हम अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि इमरान खान के साथ वहां हुआ क्या, असल में उनके साथ हाथ कैसे हुआ। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।